Hello student. Today we discuss about the concept of reducing or narrowing a probability when number of particles increases in any distribution system. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब किसी सिस्टम में इंक्रीज करते हैं तो उस समय प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती है, नैरो स्टेट में आ जाती है। तो इस नैरो स्टेट का मीनिंग क्या होगा, कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से प्रोबेबिलिटी घटेगी, इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है और इसका डिक्रीजिंग आर्डर क्या होगा, नेचर क्या होगा डिक्रीज होने का, पीरियाडिक या एक्सपोनेंशियल, किस रूप में ये डिक्रीज होगी। तो इस लेक्चर में हम लोग एक कंटेंट लेंगे, नैरोइंग ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो आइए डिस्कस करते हैं एक कंटेंट जिसका नाम है नैरोइंग ऑफ probability when number of particles increases, when number of particles increases। तो इसमें हम लोग मान लेंगे कोई सिस्टम है इस तरह से, तो इस सिस्टम में टोटल पार्टिकल्स n इक्वल टू लिया जाएगा 2n, और ये सिस्टम टू स्टेट में होगा। जैसे मान लीजिए कोई टू स्टेट ले लिया जाए ए बी, तो इसमें टोटल पार्टिकल्स की संख्या होगी 2n। तो इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं एक डेरिवेशन है, और डेरिवेशन के बाद कंक्लूजन निकलेगा कि किसी भी सिस्टम का पार्टिकल्स इंक्रीज कराया जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगा। जैसे एक क्वाइन को अगर हम लोग उछालते हैं तो इसका हेड अप या टेल अप आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगर दो को उछालते हैं तो इसकी हेड अप ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो 1/2 पहले थी, अब ये 1/4 डिक्रीज करने लगेगी। ऐसे 3 को उछालेंगे तो 1/2 1/2 1/2 यानी 1/8 ऐसे चेंज होने लगेगी। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ पार्टिकल या आइटम स्पेसिमेन कुछ भी बढ़ाने पर घटती है। तो हम लोग मान रहे हैं, देखिए लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2n particles which are distributed in the two cells, then its probability distribution is expressed as, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है n-r इक्वल टू फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r और 2 का पावर n।
ये फार्मूला हम लोगों का है 2 सेल के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है जिसकी n इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 2n, सो यहाँ पर होगा p r और 2n माइनस r इक्वल टू फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल r और 1 अपॉन 2 का पावर 2n, n के स्थान पर 2n रख दिया गया इतना। देखिए अगला कंडीशन होगा फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट यानी p मैक्सिमम is occurred when r equal to n by 2। तो r एक मैक्सिमा p मैक्सिमम होने के लिए r की वैल्यू n बाई 2 होती थी इसमें, तो r n बाई 2, अब n की वैल्यू है 2 कैपिटल N अपॉन 2 इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा सो p मैक्सिमम लेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए तो आ जाएगा ये r के स्थान पर n, 2n माइनस r के स्थान पर n इक्वल टू फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n, इतना होगा। यह इसको लिख सकते हैं हम लोग p 2n माइनस n, n हो जाएगा ऐसे, और ये हो गया फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n हो जाएगा, और 1 अपान 2 का पावर 2n, इसको इक्वेशन 2 ऐसे अरेंज कर लिए, मान लिए हम लोग। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग 2 पार्टिकल ले रहे हैं 2 टाइम्स 2n, और इसी फार्मूला को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए 2n के लिए ऐसे लिख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल का कंडीशन मिला है ये, अब r इक्वल टू n रख देने पर हम लोगों का फार्मूला इस रूप में बन रहा है, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसका मीनिंग है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम होगा। अब देखिए if most probable state is not exactly exist, that is मोस्ट प्रोबेबल या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज deviate from its maxima
तो इसका मतलब है कि जब n और n पार्टिकल n दोनों में हो जाएंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब एक में पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबल स्टेट न मिल करके ये अपने मैक्सिमा से थोड़ा सा डेविएट होता है, डिफर हो जाता है। मैक्सिमा स्टेट न मिल करके हल्का सा अपने मैक्सिमा से या तो अधिक मिल जाएगा, कम मिल जाएगा। तो एक साइड जो पार्टिकल होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मैक्सिमा का कंडीशन होगा पी मैक्सिमा, तो अब क्या होगा कि ये एक में आ जाएगा n और प्लस r, तो एक में हो जाएगा n माइनस r। तो इसका मीनिंग है कि एक में डेविएशन हो जाएगा n प्लस r और एक में होगा n माइनस r। तो उस कंडीशन में इट्स मैक्सिमा सो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्टेट है इस तरह से, तो यहाँ पर n इक्वल टू r पर वैल्यू ये है, मैक्सिमम है, और इधर हो जाएगा n माइनस वन, एक साइड प्लस ले लेंगे तो एक साइड n माइनस r ले लेंगे, ये तो चेंज हो जाएगा, एक साइड प्लस होगा तो एक साइड माइनस। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज, एक साइड हो जाएगा n प्लस r और एक साइड हो जाएगा n माइनस r। हेंस इक्वेशन 3 विल बी, इक्वेशन 3 को हम लोग लिख देंगे ऐसे, p n प्लस r n माइनस r इक्वल टू फैक्टोरियल 2n, r के स्थान पर n प्लस r n माइनस r और 2n, ये इक्वेशन होगा थर्ड। अब देखिए डेविएट स्टेट है, ये मैक्सिमम स्टेट है और ये डेविएट स्टेट है, दोनों को डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3/2, तो इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी ये देखना है। इसका मीनिंग है कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट अगर एग्जैक्ट नहीं है तो एक में अधिक पार्टिकल होगा और दूसरे में कम होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल होने के लिए n होना चाहिए, r भी n और n माइनस r भी n, दोनों स्टेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल होना चाहिए। तो ये वैल्यू होगा p n प्लस r n माइनस r अपान p n n। तो इसकी जो वैल्यू आया है ये फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n प्लस r n माइनस r 2n अपान फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n 2n। तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा n प्लस r फैक्टोरियल है और दूसरा ले लिया जाएगा फैक्टोरियल n अपान n माइनस r।
इतना लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। दोनों की वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब देखिए इसमें इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से किसी एक को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे और दूसरे को विस्तार में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान, इसको विस्तार में ले लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा n प्लस आर, इस तरह से, और प्लस n प्लस आर माइनस 1, इसी तरह से एक टर्म तक ये बढ़ेगा n प्लस आर माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। तो इसमें जो दो टर्म है, एक को कांस्टेंट करके दूसरे का विस्तार करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट करके इसका विस्तार करते हैं और सॉल्व करते हैं, किसी न किसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस हम लोगों को कैलकुलेट करना है नैरोइंग प्रोबेबिलिटी का टर्म, तो कितना होगा देखिए। अब इसको इसी तरह से लास्ट टर्म हम लोग लिख देंगे। तो इसका लास्ट टर्म आता है, इधर आगे बढ़ेंगे तो ये n प्लस 1 इतना एक ब्रैकेट होगा। इसी तरह से दूसरा जो ब्रैकेट होगा इसका, इसमें हम लोग n फैक्टोरियल n का विस्तार करेंगे, दूसरा होगा n माइनस 1, तीसरा होगा n माइनस 2 डॉट डॉट। इसी तरह से अगला टर्म आता है n माइनस आर प्लस 1 और अंत में आता है n, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n माइनस आर, और नीचे आएगा फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इतना टर्म मिलेगा। अब देखिए इसमें से जो वैल्यू होगा इसका, यहाँ पर एक था फैक्टोरियल n माइनस आर, तो इसे हम लोगों का जो दो टर्म मिलता है यहाँ पर, लास्ट टर्म ये मिल रहा है, तो इस लास्ट टर्म की वैल्यू ये जाता है n प्लस 1 और इसके बीच में एक पद आता है लास्ट में यहाँ पर, जैसे n प्लस 1 और प्लस फैक्टोरियल n, और ये टर्म ये बनता है। तो इसको हम लोग फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल होगा और फैक्टोरियल n माइनस आर से फैक्टोरियल n माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें इसको कांस्टेंट करके इसका एक्सटेंशन किया गया, इसको कांस्टेंट करके इसका एक्सटेंशन कर लेते हैं, तो इस रूप में वैल्यू बचता है। अब यहाँ से जो मान बच रहा है ये, अब ये बचा है, ये टर्म ले लेंगे पहले इसके साथ, तो ये हो जाएगा n अपान n प्लस आर, n प्लस आर। दूसरा जो टर्म बच रहा है ये होगा n माइनस 1 अपान n प्लस आर माइनस 1। इसी तरह से टर्म बचते जाएंगे, जो भी टर्म मिलेंगे। अब तीसरा बचेगा n माइनस 2 अपान n प्लस आर माइनस 2। इसी तरह से डॉट डॉट करके जो लास्ट टर्म बच रहा है इसमें n माइनस आर प्लस 1 अपान n प्लस 1, इतना टर्म तक ले लिया जाएगा इसको। तो ये एक पेयर बन गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1
और माइनस आर अपान एन प्लस आर, इसको हम लोग इतना लिखेंगे तो एन प्लस आर माइनस आर अपान एन प्लस आर, इतना अरेंज कर सकते हैं। अब ये आप लोगों के लिए खास मैटर नहीं है, मीनिंग समझना है। कैलकुलेशन कहाँ से अरेंज किया गया, कैसे किया गया, ये देखते हैं। अब दूसरा टर्म जो होगा एन प्लस आर माइनस वन, इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से लास्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस आर एन प्लस वन, तो इतना वैल्यू इसका हो जाएगा इस इक्वेशन का। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म लेंगे, सिंस एन नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल एन वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, आर एक ही स्टेट में पार्टिकल है और एन एट बहुत लार्ज नंबर होगा, तो एन की संख्या अधिक लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में सो एन प्लस माइनस आर एंड एन प्लस माइनस जो वन आएगा इसमें से, एन प्लस आर माइनस वन या एन प्लस वन, तो इसको हम लोग सीधे लिख देंगे आर टेकन एज ओनली एन, ओनली एन, एन में से कुछ आर को घटाया जाए, वन को घटाया जाए तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसको हम लोग सीधे एन के रूप में लिख देंगे। तो ये जो वैल्यू है इसमें से जितना भी एन आएगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आर तो ये वन है, आर है, इसको नेग्लेक्ट कर दें यहाँ से, तो जो वैल्यू बचेगा वो तो देखिए आप लोग ऊपर लिखा जा रहा है इसको, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, इतना की ही वैल्यू है वन माइनस आर अपान एन, ये भी होगा वन माइनस आर अपान एन, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। इसी तरह से डॉट डॉट वन माइनस आर अपान एन, तो इसका मीनिंग है कि अप टू आर टर्म्स तक ले जाएंगे इसको। अब इसकी जो वैल्यू होगी, दोनों का रेशियो है ये P, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं कि P जनरल है और P मैक्सिमम है, डेविएशन है और P मैक्सिमम है, इतना हम लोग इसको मान ले रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब इसको हम लोग लिखेंगे R अपान एन का पावर R, मान लीजिए R टर्म्स तक लिया जा रहा है इसको, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं R। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होगी, रेट है, रेशियो, दोनों का रेशियो है हम लोग मान लिए, या यहीं पर पहले ले लेते हैं दोनों का रेशियो R, तो R होगा, अब ये वैल्यू आ गया कितना, वन R अपान एन का पावर R, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, थोड़ा सा कैलकुलेशन के रूप में लेना है किसी भी रिजल्ट को, उसके बाद आगे बढ़ना है, मीनिंग आएगा इसका क्या है कैसे है। तो देखिए ये सब टर्म्स जो सॉल्व हो रहे हैं इसके इक्वल ले लिया गया। अब देखिए इसको हम लोग मान लें वन माइनस एक्स टू द पावर आर, अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं हियर एक्स इक्वल टू आर बाई एन, बाद में रख देंगे, तो इतना लिख सकते हैं आर। अब यहाँ से हो जाएगा टेकिंग log on both sides, तो log r इक्वल टू log
1 माइनस एक्स टू द पावर आर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर log 1 माइनस एक्स, तो इसके इक्वल होगा। अब ये आर हो जाएगा और इसका log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन किसी सीरीज से आप ले लेते हैं, तो log 1 माइनस एक्स का जो एक्सटेंशन होता है इसको आप लोग पढ़ते हैं कि इसके इक्वल आता है। तो देखिए ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह से बढ़ेगा। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी, अब देखिए x इज वेरी स्मॉल, यानी x r बाई कितना है n, तो r स्मॉल है n लार्ज है, तो इसका रेशियो स्मॉल होगा, इसको स्क्वायर करेंगे और स्मॉल होता जाएगा। तो ये हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे, हायर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। तो जब नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा तो ये जो वैल्यू आएगा log r इक्वल टू आर और बचेगा माइनस एक्स, या माइनस आर एक्स और माइनस आर और ये आर बाई एन, तो माइनस आर स्क्वायर बाई एन, इतना बच रहा है। ये log r की वैल्यू है, तो log r की वैल्यू इतना मिलेगी, या r लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस आर स्क्वायर बाई एन, इतना लिख सकते हैं। अब इसको एक सिस्टम में लाने के लिए आर स्क्वायर एन से गुणा भाग कर देते हैं, तो इसमें हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर एन से, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, एन होगा, मान वही बना रहेगा। अब इसको लिखा जाता है माइनस एफ स्क्वायर एन, आर की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, तो सिंपली हम लोग जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला डिराइव किए हैं उसी को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ की वैल्यू यहाँ पर लिया जा रहा है, हेयर एफ इक्वल टू आर बाई एन, एफ स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इस एन को रख रहे हैं और इसको एफ फंक्शन द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब देखिए आप इसमें कैलकुलेशन है, मीनिंग इसका क्या है, नैरोइंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देखिए इधर, जैसे आर की जो वैल्यू लिया है हम लोग, रेशियो है ये, इसी का रेशियो है, तो आर के स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, यही आर था और इसकी वैल्यू आ रही है माइनस एफ स्क्वायर एन, इतना होगा। अब इसको P कहते हैं और ये P मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, इतना लिखते हैं इक्वल टू ई माइनस एफ स्क्वायर एन, या P इक्वल टू P मैक्सिमम और e टू द पावर माइनस एफ स्क्वायर एन। तो ये जैसे आप कोई इक्वेशन पढ़ते हैं कि y इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 1 है, अगर x 0 हो जाए तो ये बचेगा, x बढ़ेगा तो ये y का मान घटता जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन के रूप में आ रहा है। अब देखिए
दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये डेविएटेड प्रोबेबिलिटी है, डेविएटेड एंड मैक्सिमम probability, maximum probability. To explain it, we consider f as small and n as लार्ज। n लार्ज नंबर है, हम लोगों का कंटेंट है कि व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस देन प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस, और f इसमें है r बाई एन। r की वैल्यू कम होगी, n लार्ज होगा तो f कम आएगा, कम से कम होगा और n अधिक से अधिक लिया जाएगा। तो हमारा रिजल्ट जो होगा कंटेंट के अनुसार वैरी करने लगेगा। अब इस कंटेंट के अनुसार इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए n लार्ज दैट इज, अगर हम लोग f को मान ले कि r बाई एन है, ये इक्वल टू 0.1%, तो इसका मीनिंग हो गया 0.01 अपान 100, तो ये हो गया 10⁻⁻⁴। ध्यान से देखिए, तो दोनों का रेशियो कम लेना है। अब f स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁸ एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इक्वल टू लिया जाएगा 10⁻, मान लीजिए 8 हम लोग ले लें, अधिक से अधिक पार्टिकल की संख्या। जैसे 1 मोल गैस है तो 10⁻23 के आर्डर में पार्टिकल होंगे, तो कितना भी लेकर के एक्सप्लेन करते हैं अगर, तो ये टर्म एक बनेगा। किसी भी वैल्यू को रख कर सेटिस्फाई कराते हैं रिजल्ट को, तो देखिए सो अब p इक्वल टू p मैक्सिमम e टू दी पावर माइनस f स्क्वायर, तो f स्क्वायर का मान है 10⁻⁸ इंटू n, तो n की वैल्यू है 10⁻10, तो ये हो जाएगा 10⁻8 है, ये भी इतना हो गया। अब इसको आप लिखेंगे p मैक्सिमम e टू दी पावर 10, 10 का पावर है 0, क्योंकि ये 8 है और ये 8 है, प्लस होगा तो यहाँ पर 10 का पावर -8 प्लस 8, तो 0 हो जाएगा। अब इसका मीनिंग हो गया p मैक्सिमम e टू दी पावर 10 का पावर क्या हो गया 0। अब किसी का भी पावर 0 हो जाएगा तो मान 1 हो जाएगा, तो p मैक्सिमम e का पावर 1, तो इसका मीनिंग हो गया ये माइनस है तो -1 हो जाएगा। अब ये हो गया p मैक्सिमम अपान e, तो p मैक्सिमम अपान 2.718 इतना वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए इसको इक्वेशन ए इतना मिल गया। एक स्टेट लिया गया तो इसको हम लोग P1 मान लेंगे, यहाँ पर P1 पार्टिकल की संख्या इतना लिया गया है, पहला कंडीशन ले रहे हैं हम लोग इस तरह से एक। इसी तरह दूसरा कंडीशन ले लें, और f को कांस्टेंट रख लें 10⁻⁻4 एंड n इक्वल टू 10 का पावर 10, दो पावर बढ़ा दिया जाए, पार्टिकल को और अधिक लिया जाए, ये रेशियो वही रहने दिया जाए, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में p इक्वल टू होगा p मैक्सिमम e टू दी पावर -10, 10 का पावर ये हो गया -8 और ये हो गया इंटू 10 का पावर 10,
तो ये मान मिलेगा P मैक्सिमम e⁻⁻10 का पावर 2, 10 प्लस और 8 माइनस कर देंगे तब ये आप लोगों को इस एज में अब ये हो गया P मैक्सिमम और e⁻100 नीचे चला आएगा इतना हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि ये P मैक्सिमम अपान ई था, अब ये P मैक्सिमम अपान ई का पावर 100 मिलेगा रिजल्ट। तो अब इसको आप काउंट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा देखिए ये मिल रहा है तो देखिए यहाँ से मिलेगा कि सिंस e⁻100 वेरी वेरी ग्रेटर दैन हो जाएगा e⁻1, इसलिए जो P2 कर लेंगे दूसरा कंडीशन में इसको हम लोग, तो ये P मैक्सिमम अपान इतना है इसलिए हम लोग P1 बटा P2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा P मैक्सिमम E का पावर हो जाएगा 1 अपान P मैक्सिमम अपान E का पावर 100, तो ये हो गया e⁻100 अपान e⁻1। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगा हम लोगों का P1 अपान P2। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये वेरी वेरी ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ से मिलेगा कि P1 वेरी वेरी ग्रेटर दैन P2। तो जब पार्टिकल की संख्या बढ़ाई जा रही है, पहले से अधिक लिया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी घट रही है, P2 कम है और P1 अधिक। अगर और पार्टिकल बढ़ाया जाएगा तो और इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है, देखिए इसका मीनिंग है व्हेन n इक्वल टू 10 टू द पावर 8 को हम लोग ले रहे हैं n इक्वल टू 10 टू द पावर 10, देन प्रोबेबिलिटी will become very small. Physically, this means that number of particles increases, then probability is decreases या decreased or become narrow. This is called narrowing of probability when number of particles increases. When number of particles increases, तो जितना पार्टिकल बढ़ेंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये कंक्लूजन है उसका। अब देखिए जो रिजल्ट है एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है और ये रेंज है R और ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें जितना रेंज बढ़ेगा
उतना ही एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ऐसे घटते क्रम में मिलता है। प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो ये ग्राफ और ऐसे चौड़ा होता जाएगा। चौड़ा का मीनिंग है कि ये ग्राफ इस तरह से वाइड होता जाएगा, और चौड़ा लेंगे तो और इधर भागेगा ये, तो ये नैरो, ये थोड़ा सा वाइड, और ये जो होगा मान लीजिए वाइडेस्ट है, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर n लार्ज होगा, प्रोबेबिलिटी इस तरह से नैरो होती जाएगी। तो इसका मीनिंग है कि एक टर्म बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, नैरो होता जाएगा। तो ये रिजल्ट है। इस लेक्चर का मीनिंग यही था, कैलकुलेशन से शो किया गया एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, दोनों साइड घटेगा इस तरह से। तो एक्सपोनेंशियली प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करता जाएगा। तो ये एक सर्वे है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का या प्रोबेबिलिटी थियरी का, कि जब किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो उस सिस्टम में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम से कम मिलेगी, यानी नैरो होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस किए कि प्रोबेबिलिटी का मान आइटम बढ़ाने पर घटता जाता है। एक सिक्का उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी 50% है हेड और टेल आने की, लेकिन वही दो सिक्का उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है, घट जाती है। वही 3 सिक्का उछालते हैं तो 1/8 हो जाती है, 4 उछालेंगे तो 1/16 हो जाएगी। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी घटती जाती है नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करने पर। तो जनरल फार्मूला निकाला गया, एक्सपोनेंशियली प्रोबेबिलिटी फॉल डाउन करेगी, और एग्जाम्पल लेकर भी एक्सप्लेन किया गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने पर प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ रही है। तो ये कंक्लूजन है इस डेरिवेशन का, और इसका टॉपिक या कंटेंट यही था कि नैरोइंग ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।